चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? इंटीमेट करें तो लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो सभी लोग बोल रहे हैं कि ओके है। कल आप देखेंगे सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था। सिंगल फेज 2 वायर एसी सप्लाई सिस्टम विद 1 वायर इज अर्थ। इस सप्लाई सिस्टम में रेफरेंस सप्लाई सिस्टम का कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर लग रहा था, दैट इज नथिंग बट द 2k डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर फाइव। वहीं सिंगल फेज 2 वायर एसी सप्लाई सिस्टम विद मिड पॉइंट इज अर्थ में आपका जो है दैट इज जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर लग रहा था, दैट इज नथिंग बट द k डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर फाइव। और दैट इज सिंगल फेज 3 वायर एसी सप्लाई सिस्टम में जो आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर लग रहा था, दैट इज नथिंग बट द 5/8 k डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर फाइव विल बी देयर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वेयर k नथिंग बट इक्वल टू 4p स्क्वायर रो l स्क्वायर डिवाइडेड बाई vm स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब हम बेटा थ्री फेज सप्लाई सिस्टम स्टार्ट करते हैं। थ्री फेज एसी सप्लाई सिस्टम। थ्री फेज एसी सप्लाई सिस्टम में 3 वायर भी यूज होते हैं, 4 वायर भी यूज होते हैं। ठीक है, थ्री फेज 3 वायर एसी सप्लाई सिस्टम में टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर लगता है, और 3 फेज 4 वायर एसी सप्लाई सिस्टम में कितना आपका जो है आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर लगेगा, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज नथिंग बट द थ्री फेज एसी सप्लाई सिस्टम। एसी सप्लाई सिस्टम थ्री फेज एसी सप्लाई सिस्टम। ठीक है, थ्री फेज एसी सप्लाई सिस्टम आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। और थ्री फेज एसी सप्लाई सिस्टम में पहले हम बात करते हैं थ्री फेज 3 वायर। ठीक है, 3 वायर जब होंगे तो आर फेज वाई फेज बी फेज होगा, न्यूट्रल नहीं होने वाला है इस थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में। ठीक है, पहला आपके पास होगा थ्री फेज में थ्री फेज 3 वायर एसी सप्लाई सिस्टम। ठीक है, एसी सप्लाई सिस्टम। और इसमें जो लोड है मेरा, जो थ्री फेज लोड होगा, थ्री फेज सिस्टम में आप थ्री फेज सिस्टम से आप थ्री फेज लोड को सप्लाई करेंगे, और जो लोड होगा उसको हम स्टार कनेक्शन में क्या करें, कनेक्ट करें। क्योंकि स्टार कनेक्शन में आपका जो है जो इंसुलेशन की जो है इंसुलेशन की जो कॉस्ट होती है वो आपकी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि आपका जो है जो फेज वोल्टेज होता है वाइंडिंग के क्रॉस जो लोड दैट इज द वोल्टेज आएगा वो फेज वोल्टेज, और फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से क्या होगा, कम। डेल्टा में आपका जो है आपकी वाइंडिंग के क्रॉस लाइन वोल्टेज आएगा जो कि ज्यादा होगा, तो वहां पर इंसुलेशन की कॉस्ट क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट द with star connected चलो, या फिर हम बोल रहे हैं थ्री फेज 3 वायर सिस्टम है जिसमें जो है कैसा कनेक्शन हम कंसीडर करें, स्टार कनेक्शन कंसीडर करें। थ्री फेज 3 वायर में स्टार कनेक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, थ्री फेज में दो टाइप का कनेक्शन होगा, चाहे स्टार कनेक्शन कंसीडर कर लीजिए चाहे डेल्टा। तो जो भी जनरली हम बनाते हैं वो स्टार कनेक्शन रखते हैं। तो थ्री फेज 3 वायर एसी सप्लाई सिस्टम है, और ये थ्री फेज 3 वायर एसी सप्लाई सिस्टम में जो है जो कनेक्शन है, ठीक है, नाउ दिस इज दैट इज स्टार कनेक्टेड एसी सप्लाई सिस्टम। चलो, थ्री फेज वायर है या फिर थ्री फेज सप्लाई सिस्टम है, आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज। दिस इज नथिंग बट ए आर फेज,
स्टार कनेक्शन के बारे में बात करें, आर फेज, वाई फेज, दिस इज बी फेज। ठीक है, चल, दिस इज स्टार कनेक्टेड 3 फेज 3 वायर एसी सप्लाई सिस्टम, स्टार कनेक्टेड 3 फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम। जनरली जो है ये और जनरली हम इसको ग्राउंड पोटेंशियल पे मानते हैं, जीरो पोटेंशियल मानते हैं, जीरो पोटेंशियल विल बी देयर। जनरली जो न्यूट्रल होता है उसको हम लोग ग्राउंड पोटेंशियल पे मानते हैं, ठीक है, दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट और इसको ग्राउंड पोटेंशियल माना। यहाँ पर चौथा वायर नहीं, न्यूट्रल वायर नहीं लगा इस सप्लाई सिस्टम में। इस सप्लाई सिस्टम में न्यूट्रल को आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, नो न्यूट्रल वायर विल बी देयर। 3 फेज 3 वायर, ये आपका 3 फेज स्टार कनेक्टेड 3 वायर एसी सप्लाई सिस्टम है, ठीक है ना। इसमें न्यूट्रल वायर नहीं यूज किया, और जनरली न्यूट्रल को जो हम करते हैं, जो आपका कॉमन पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि स्टार में आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा जनरली किस पोटेंशियल पे होता है, ग्राउंड पोटेंशियल पे होता है, क्योंकि मुझे न्यूट्रल या फिर अर्थ और आपके कंडक्टर के बीच जो है पोटेंशियल मानना है। मैक्सिमम वोल्टेज कितना मानेंगे, वीएम, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट ए, नाउ यहाँ पर मेरा जो लोड हम यूज करें, जंक्शन मान के चले थे कि हमेशा कैसा लोड मान के चलेंगे, बैलेंस लोड। नाउ दिस इज ए 3 फेज सप्लाई सिस्टम से आप 3 फेज बैलेंस लोड को क्या कर रहे हैं, फेड कर रहे हैं। अभी मैं इसको भी दिखा देता हूँ, बैलेंस लोड को आपको अलग से बना के। दिस इज 3 फेज बैलेंस्ड लोड, ठीक है, दिस इज ए 3 फेज बैलेंस लोड विल बी देयर। नाउ ये आपका बेटा आर फेज है, ये आपका वाई फेज है, और ये आपका बी फेज। दिस इज नथिंग बट ए आर फेज, वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। चलो, नाउ दिस इज नथिंग बट द आर फेज, ये आपका वाई फेज है, और ये आपका बेटा बी फेज है। दिस इज बी फेज, आर फेज, वाई फेज एंड दिस इज बी फेज, ठीक है। दिस इज 3 फेज, आपके पास 3 फेज है, ठीक है, स्टार 3 फेज स्टार कनेक्टेड 3 वायर एसी सप्लाई सिस्टम। न्यूट्रल इज नथिंग बट, न्यूट्रल वायर नहीं, न्यूट्रल को जनरली ग्राउंड पोटेंशियल पे कंसीडर किया जाता है। न्यूट्रल अगले वाले सप्लाई सिस्टम में लेंगे ना। चलो, अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रल वायर नहीं लूंगा ना, तो सिंगल फेज लोड को इस आपके सप्लाई सिस्टम से फेड नहीं कर पाऊंगा। ध्यान रखें, जयप्रकाश आप बोल रहे हैं कि सर इसमें न्यूट्रल क्यों नहीं लिया है, तो नेक्स्ट जो मेरा 3 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम होगा उसमें मैं न्यूट्रल भी लूंगा, जिससे कि बेटा उस सप्लाई सिस्टम में आप जो है सिंगल फेज लोड को भी सप्लाई कर पाएंगे, 3 फेज लोड को भी सप्लाई करेंगे। इस वाले सप्लाई सिस्टम से केवल और केवल आप 3 फेज लोड को ही क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। यू कैन नॉट सप्लाई द सिंगल फेज लोड, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हम बात करते हैं दैट इज पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। चलो, नाउ दिस इज न्यूट्रल, न्यूट्रल मेरा किस पोटेंशियल पे, ग्राउंड पोटेंशियल पे, न्यूट्रल मेरा ग्राउंड पोटेंशियल पे है, ठीक है। चलो, 3 फेज सप्लाई सिस्टम है, तो मैंने इस 3 फेज सप्लाई सिस्टम से 3 फेज लोड को क्या किया, फेड किया, ठीक है। चलो, आपने माना है कि दैट इज फेज वायर और अर्थ के बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा दैट इज वी, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द कंडक्टर और अर्थ, बेटा, या फिर आप बोल सकते हैं दैट इज फेज और ग्राउंड, हेलो, ठीक है। ये आपका जो है आर फेज है, और ये आपका न्यूट्रल है जो कि ग्राउंड पोटेंशियल पे है, दैट इज फेज और अर्थ के बीच में मैक्सिमम वोल्टेज वीएम होगा। फेज और अर्थ के बीच में, फेज और अर्थ के बीच में कितना वोल्टेज होगा, वीएम, फेज वीएम दिखा रहा हूं।
फेज और अर्थ के बीच में ये बी फेज है, और अर्थ के बीच में दैट इज नथिंग बट द वीएम। क्योंकि यहां पर आपको वीएम वोल्टेज चाहिए, जो वोल्टेज है एसी वोल्टेज, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी चाहिए, वीएम। तो यहां पर जो वोल्टेज होगा, आर फेज का जो वोल्टेज होगा, हेलो हेलो, फेज और बेटा अर्थ के बीच जो भी एसी वोल्टेज आपको चाहिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वीएम। तो ये बेटा आर फेज का वोल्टेज होगा, आर फेज वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी चाहिए, वीएम। वाई फेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी चाहिए, वीएम। और बेटा बी फेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी चाहिए, दैट इज नथिंग बट द वीएम। तो बेटा यहाँ पर साइनोसोडल वोल्टेज है, और चूंकि बैलेंस सिस्टम है तो वोल्टेज भी आपस में बैलेंस होंगे, तो दैट इज आर फेज की जो इक्वेशन होगी, आर फेज की इक्वेशन होगी वीएम साइन ओमेगा टी। वाई फेज में भी जो एसी वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू वीएम है, तो इक्वेशन क्या होगी वाई फेज की, दैट इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी माइनस 120। और बेटा बी फेज में भी जो एसी वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी है, दैट इज वीएम, तो दिस इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। नाउ करंट भी आपके जो है ये आर फेज का करंट होगा, ये वाई फेज का करंट होगा, और ये बी फेज का करंट होगा। ये करंट भी आपस में कैसे होंगे, बैलेंस करंट होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, बाकी एक दूसरे से 120 120 120 डिग्री का होंगे, डिस्प्लेस्ड होने वाले। अब ये थ्री फेज बैलेंस लोड को भी मैं आपको दिखा दूं, थ्री फेज बैलेंस लोड, ठीक है। थ्री फेज बैलेंस लोड मतलब तीन फेज होंगे लोड में और जो बैलेंस होंगे, मतलब हर एक फेज में बराबर बराबर इंपीडेंस लगा होगा, ठीक है। चलो मैं इसको भी ये लोड कैसा दिख रहा होगा, दिस इज द लोड, थ्री फेज बैलेंस लोड को भी मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज थ्री फेज बैलेंस लोड विल बी देयर, और स्टार कनेक्टेड लोड लिया है मैंने, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, और न्यूट्रल पॉइंट को जनरली आपने क्या किया है, ग्राउंड किया है। थ्री फेज लोड विल बी देयर। नाउ दिस इज द लोड, तीनों फेज का जो लोड इंपीडेंस है वो आपका बराबर है, पावर फैक्टर मान लेते हैं, पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर मान रहे हैं cos फाइव। लोड पावर, चूंकि आपका जो है पावर फैक्टर क्या होता है बेटा, आर बाई जेड के बीच का, आर और जेड आपके पर फेज डिफाइन होते हैं, तो पर फेज होता है जो है, यहाँ पर बैलेंस लोड मान रहे हैं, दैट इज लोड पावर फैक्टर इन नथिंग बट द cos फाइव। ये लोड है हर फेज, पावर फैक्टर पर फेज डिफाइन होता है, तो लोड पावर फैक्टर आर एक्स लगा होगा, उसका इंपीडेंस आर और जेड के बीच एंगल कितना होगा बेटा, cos फाइव। लोड पावर फैक्टर cos फाइव, and this is nothing but the load power factor is nothing but the cos phi। अब देखो करंट कैसे फ्लो करेगा, आर फेज का करंट ऐसे आएगा, वाई फेज का करंट ऐसे आएगा, और बी फेज का करंट ऐसे आएगा, तीनों करंट आने के बाद बैलेंस है, तो बेटा तीनों करंट का फेजर एडिशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द न्यूट्रल विल बी देयर, ठीक है। नाउ दिस इज आर फेज का करंट ऐसे आएगा, वाई फेज का करंट ऐसे आएगा, एंड दिस इज बी फेज का करंट आपका ऐसे आएगा, ठीक है। चलो अच्छा, पर फेज कितना वोल्टेज दिखाई देगा, हेलो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल, ये वीएम है, ये वीएम है, तो बेटा पर फेज जो भी आपका लोड के, हर एक लोड के
फेज के क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वीएम। एसी वोल्टेज है, पूरा का पूरा जो वोल्टेज है फेज वोल्टेज, आपके फेज वोल्टेज है, इस लोड के फेज के क्रॉस अपीयर होगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा, वीएम। ठीक है, तो यहां मैं बना रहा हूं, ठीक है। नाउ दिस इज आपका कंडक्टर और अर्थ के बीच जो मैक्सिमम वोल्टेज है, एसी वोल्टेज ये अपीयर होगा, दैट इज वीएम। दिस इज नथिंग बट द कंडक्टर और अर्थ के बीच जो मैक्सिमम वोल्टेज है, दैट इज वीएम। दिस इज बी फेज, दिस इज बी फेज। दिस इज वीएम। टोटल कितनी पावर ट्रांसफर हो रही है हर एक सप्लाई सिस्टम में, आप जो है लोड को कितनी टोटल पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, पी वॉट ट्रांसफर कर रहे हैं। लिख रहा हूं बेटा, टोटल थ्री फेज सिस्टम में जो पावर दी होती है वो थ्री फेज की पावर दी होती है। आपने मान के चले जंक्शन कि हर एक सप्लाई सिस्टम में टोटल कितनी पावर ट्रांसफर हो रही है लोड को, पी वॉट। तो दैट इज टोटल थ्री फेज पावर आपकी ट्रांसफर हो रही है, दैट इज थ्री फेज। अच्छा, बैलेंस लोड है तो ये इंपीडेंस, ये इंपीडेंस, ये इंपीडेंस बराबर, तो ये करंट भी मैग्नीट्यूड वाइज में बराबर होंगे और एक दूसरे से 120, तो फेजर एडिशन जीरो होगा। थ्री फेज बैलेंस लोड है, थ्री फेज बैलेंस्ड लोड है। और ये थ्री फेज बैलेंस लोड आपका टोटल कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, पी वॉट। तीनों फेज मिलके आपका पी वॉट पावर कंज्यूम करे, तो हर एक फेज कितनी पावर कंज्यूम करेगा, दैट इज नथिंग बट द पी बाई थ्री। ये भी पी बाई थ्री कंज्यूम करेगा, ये भी पी बाई थ्री कंज्यूम करेगा, ये भी पी बाई थ्री। देखो वोल्टेज हर एक फेज के क्रॉस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू सेम है, बैलेंस सिस्टम में करंट भी सेम है, पावर फैक्टर भी सेम है, तो तीनों फेज आपके बराबर बराबर पावर क्या करने वाले, कंज्यूम करने वाले। टोटल पावर कंजम्पशन कितना है, पी। तो पर फेज जो पावर कंजम्पशन होगा वो कितना होगा, पी बाई थ्री। और पर फेज पावर आप निकाल सकते हैं, हेलो, एसी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है तो आरएमएस वैल्यू मान सकते हैं, दैट इज, और करंट भी आप यहाँ पर मान सकते हैं। करंट में आई नाइन मान के चलूंगा। नौवां सप्लाई सिस्टम है, आपका जो करंट होगा हर एक फेज में आई नाइन, आई नाइन, आई नाइन। ठीक है, या फिर आपका छह होगा ना, सातवां सप्लाई सिस्टम है, आई सेवन मान लूंगा। ठीक है, चलो, हो गया। अगर हो गया हो तो एनालिसिस करना स्टार्ट करें। हो गया, चलिए लिखे, जरा लिखना स्टार्ट करें, एनालिसिस कर रहा हूं। टोटल पावर कंज्यूम्ड बाई थ्री फेज बैलेंस लोड इज नथिंग बट द पी वॉट। थ्री फेज सिस्टम में पर फेज एनालिसिस करते हैं सो दैट पर फेज पावर कंज्यूम्ड बाई द लोड। पर फेज में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, दैट इज इक्वल टू पी बाई थ्री वॉट। पर फेज में लोड के क्रॉस जो एसी वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू मालूम है तो आरएमएस वैल्यू, हेलो, पर फेज पावर निकाल सकते हैं, वोल्टेज मालूम है, करंट मालूम है, पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। एक फेज की पावर का फार्मूला लगाएंगे, पी बाई थ्री। ठीक है, यहां लिख रहा हूं, द मैक्सिमम वोल्टेज between
कंडक्टर एंड अर्थ। कंडक्टर और अर्थ इज नथिंग बट द आपका फेज वोल्टेज है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फेज वोल्टेज इज Vm वोल्ट। मैक्सिमम वैल्यू मालूम है तो आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं फेज वोल्टेज की, क्योंकि एसी वोल्टेज है ना, सो दैट द आरएमएस वैल्यू of the phase voltage is equal to Vm by root 2 volt। पर फेज पावर कंजम्पशन निकाल सकते हैं, चूंकि पर फेज वोल्टेज मालूम है। पर फेज पावर कंजम्पशन, एक मिनट, पर फेज, चल, दिस इज पर फेज पावर कंजम्पशन, पर फेज पावर कंजम्पशन, पर फेज पावर कंजम्पशन बाय द लोड। पर फेज पावर कंजम्पशन बोलिए या फिर कंज्यूम्ड बोलिए, पावर कंज्यूम बाय द लोड। अच्छा, पर फेज जो वोल्टेज है, पर फेज जो वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू मालूम, तो आरएमएस वैल्यू मालूम है। करंट हम I7 दैट इज इक्वल टू Vm बाई रूट 2 इंटू हो जाएगा I7, पावर फैक्टर है cos5, और पर फेज जो पावर कंज्यूम हो रही है वो कितनी है बेटा, P/3। यहां से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, इतनी पावर आपका कंजम्पशन हो रही है पर फेज, इतने वोल्टेज लेवल पे, इतना पावर फैक्टर, तो कितना करंट आपका ड्रॉ होगा। फॉर द करंट दैट इज नथिंग बट यहां से आप जो है I7 की बेटा वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। I7 की बेटा वैल्यू आपके पास आने वाली है, दैट इज P √2P डिवाइडेड बाई 3Vm cos5, और रूट दैट इज √2P डिवाइडेड बाई 3Vm cos5। दिस इज द करंट। अब लॉस निकालते हैं। टोटल लॉस को W से रिप्रेजेंट कर रहे थे हर सप्लाई सिस्टम में। लॉस आप देखेंगे कि चूंकि तीनों फेज से करंट फ्लो कर रहा है, तीनों फेज से करंट फ्लो कर रहा है,
तीनों फेज से करंट फ्लो कर रहा है, तो तीनों फेज में लॉस होगा I7 स्क्वायर इंटू R7। टोटल लॉस निकाल रहे हैं, टोटल लॉस। टोटल लॉस दैट इज W इज इक्वल टू हो जाएगा, हर एक कंडक्टर में आपका जो है करंट है I7, रेजिस्टेंस है R7, तो दैट इज 3I7 स्क्वायर इंटू R7। अभी अभी आपने वैल्यू निकाली बेटा I7 की। थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में हर एक फेज में कितना करंट फ्लो करेगा, दैट इज √2 P डिवाइडेड बाई 3 VM cos phi into this is R7, this is 3, यहां से आ जाएगा बेटा दिस इज 2 PM स्क्वायर cos स्क्वायर phi into R7। now this will be cancel out, this is 3। तो टोटल अगर मैं लॉस निकालूं थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में, टोटल आपका कितना लॉस हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 2/3 P स्क्वायर R7 डिवाइडेड बाई VM स्क्वायर cos स्क्वायर phi। Now this is your loss। अब हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं ρL/A7। ठीक है, ये पर फेज कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। ठीक है, यहां से निकाल रहे हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 2/3 इंटू P स्क्वायर डिवाइडेड बाई VM स्क्वायर cos स्क्वायर phi इंटू ρL divided by A7। So what is the cross sectional area of the conductor in three phase 3 wire supply system, that is A7 की जो वैल्यू होगी A7 that is equal to 2/3 P square ρL divided by VM square W into cos square phi। Now this is the cross sectional area। तो टोटल वैल्यू ऑफ द कंडक्टर कितना यूज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, total volume of the conductor used in three phase three wire star connected AC supply system, that is nothing but equal to, चलो आर फेज में क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम है A7, लेंथ मालूम है L, वाई फेज में A7 इंटू L और आपका बी फेज में A7 इंटू L, तो दैट इज इक्वल टू आपके पास टोटल जो आपका वैल्यूम ऑफ द कंडक्टर यूज करेंगे, दिस इज 3A7 इंटू L, 3A7 इंटू L। अभी मैंने A7 की वैल्यू निकाली है, ये आई है बेटा 2/3, दिस इज 2/3 P स्क्वायर ρL डिवाइडेड बाई VM square W cos square phi, this is the value of A7 into कितना हो जाएगा L। now this is equal to 3 से बेटा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। now this is equal to 2 P square ρL divided by VM square W cos square phi into L square। चलो आप इसको क्या करना चाहते हैं, k के फॉर्म में लिखना चाहते हो, 4 से गुना कर दीजिए, 4 से डिवाइड करें। दिस नंबर इज नथिंग बट द k। इसको हम एक साथ ले लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई
4 ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा 4 Vm स्क्वायर W इंटू 1 बाई cos स्क्वायर 5. नाउ दिस वैल्यू इज नथिंग बट द k, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज 1/2, तो दिस इज 1/2 into k divided by cos square 5. Now this is the total volume of the conductor material is used in the three-phase, three-wire, star-connected supply system. Where k is nothing but equal to, अभी कभी जरूरत पड़ जाए where k की वैल्यू कितनी है बेटा 4 p स्क्वायर रो l स्क्वायर डिवाइडेड बाई vm स्क्वायर इंटू w. इतना टोटल वैल्यूम ऑफ द कंडक्टर आपको यूज करना पड़ेगा 3 फेज 3 वायर. लेकिन 3 फेज 3 वायर में आप जो है 3 फेज लोड को ही सप्लाई करेंगे. सिंगल फेज लोड को सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको चौथा न्यूट्रल वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बैलेंस लोड आप यूज करेंगे तो न्यूट्रल से करंट फ्लो नहीं करेगा. तो चलिए 3 फेज 3 वायर में टोटल कितना वैल्यूम ऑफ द कंडक्टर यूज करते हैं निकाल लेते हैं. चलिए नेक्स्ट लिखें. थ्री फेज 4 वायर स्टार कनेक्टेड AC सप्लाई सिस्टम. इस बार हम न्यूट्रल वायर को भी कंसीडर करने वाले हैं, न्यूट्रल वायर भी लेने वाले हैं इस सप्लाई सिस्टम. और चौथा वायर लेंगे, बैलेंस लोड लगा होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा. ऊपर कर दें और ऊपर करना है. एट्थ सप्लाई सिस्टम के बारे में बात करें, 8वें सप्लाई सिस्टम के बारे में. चलिए हो गया. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज 3 फेज 4 वायर. नाउ दिस इज द 4 वायर विल बी देयर. न्यूट्रल वायर भी यहां पर होने वाला है. दिस इज R फेज, Y फेज, and this is B phase. न्यूट्रल वायर आपका न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट होता है
और जनरली आपका थ्री फेज में न्यूट्रल को आप ग्राउंड पोटेंशियल पे मानते हैं, जैसे न्यूट्रल वायर जो कि ग्राउंड पोटेंशियल पे होने वाला है। ठीक है, चलो आगे मेरे पास लोड है, थ्री फेज बैलेंस लोड। जब भी आप लोड लगाएंगे बैलेंस लोड होगा, न्यूट्रल से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। थ्री फेज लोड है, सिंगल फेज लोड से भी यहाँ पर सप्लाई दे सकते हैं। ये सप्लाई सिस्टम है, सिंगल फेज लोड को भी फेड कर सकते हैं, बस उसको आपको फेज और न्यूट्रल के बीच में कनेक्ट कर देना है। थ्री फेज लोड को तो आप पावर दे ही सकते हैं, और थ्री फेज बैलेंस लोड ही लगाया है, थ्री फेज सप्लाई सिस्टम। नाउ दिस इज थ्री फेज बैलेंस लोड, थ्री फेज बैलेंस लोड। ठीक है, चलो नाउ आपका कंडक्टर और अर्थ के बीच में जो मैक्सिमम वोल्टेज है, दिस इज वी। कंडक्टर और अर्थ के बीच में मैक्सिमम वोल्टेज है वी। कंडक्टर और अर्थ के बीच में जो मैक्सिमम वोल्टेज है, दिस इज वी। ठीक है, यहां पर आपको आप देखेंगे क्या ये फेज वोल्टेज है, कंडक्टर और ये ग्राउंड, कंडक्टर और ग्राउंड या फिर फेज और ग्राउंड के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसको फेज वोल्टेज बोलते हैं। तो ये आपका आर फेज की मैक्सिमम वैल्यू, चूंकि आर फेज आपका कैसा साइनोसोडल है, किसी भी साइनोसोडल की मैक्सिमम वैल्यू वीएम चाहिए, तो दैट इज नथिंग बट उसकी इक्वेशन क्या होगी, दैट इज इक्वल टू आर फेज की इक्वेशन हो जाएगी वीएम साइन ओमेगा टी। चूंकि तीनों फेज बैलेंस है तो तीनों में 120 120 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। दिस इज y phase is Vm sin omega t minus 120 degree. And now this is nothing but this is B phase Vm sin omega t minus 240 degree. ठीक है, now this is R phase, this is Y phase and this is B phase. Now this is the neutral. न्यूट्रल जो होता है वो हमेशा ग्रीन कलर का बनाया जाता है। कोई पूछे थ्री फेज सिस्टम है जो इज मेड ऑफ ग्रीन कलर, किस कलर का न्यूट्रल होता है, ग्रीन कलर का न्यूट्रल होता है थ्री फेज में। जो ग्रीन वायर होता है वो न्यूट्रल वायर को रिप्रेजेंट करता है। नाउ बैलेंस सिस्टम है, तीनों फेज में इक्वल मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करेगा, आर फेज, वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। और ये तीनों करंट एक दूसरे से 120 120 120 डिग्री वे फेज डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रल से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बैलेंस लोड विल बी देयर। चलो यहां पर मैं थ्री फेज बैलेंस लोड बना भी देता हूं। दिस इज थ्री फेज बैलेंस लोड। ये फेज इंपीडेंस है, हर एक फेज इंपीडेंस बराबर हो। बैलेंस लोड,
बैलेंस लोड। इंपीडेंस पर फेज डिफाइन होता है, तो आपका पावर फैक्टर भी पर फेज होगा। पावर फैक्टर ऑफ लोड इज cos phi। दिस इज द फेज इंपीडेंस मैंने बनाया, 3 फेज लोड के फेज इंपीडेंस बनाए हैं। 3 फेज लोड के फेज इंपीडेंस मैंने आपको बनाया। नाउ दिस इज ए 3 फेज बैलेंस लोड। अगर बैलेंस लोड है तो बेटा तीनों फेज में बराबर बराबर करंट फ्लो करेगा, और बेटा जो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल से कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। जैसे न्यूट्रल पॉइंट कोई भी करंट फ्लो नहीं करने वाला। अगर मैं न्यूट्रल वायर अगर यूज कर रहे हैं तो इसके न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। न्यूट्रल वायर आपने यूज किया है, यूज कर लीजिए, उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करने। न्यूट्रल करंट बिकम्स इक्वल टू 0। दिस इज ए 3 फेज बैलेंस लोड। हर एक टोटल ये आपका 3 फेज बैलेंस लोड पी वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है, टोटल 3 फेज पावर। तो हर फेज कितनी पावर कंज्यूम करेगा? P/3 एंड दिस इज P/3। ठीक है, नाउ दिस इज ए, ये वाला फेज कितनी पावर कंज्यूम करेगा? P/3 वॉट। ये वाला फेज भी आपका दैट इज P/3 वॉट। टोटल पावर कंजम्पशन जो है दैट इज 3 फेज बैलेंस लोड, दैट इज कंजम्पशन कितना वाट पावर? P वॉट, टोटल पावर। यहां से R फेज का करंट फ्लो करेगा, यहां से Y फेज का, तीनों फेज के करंट मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो, लेकिन एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट में होने वाले। और जब ये तीनों करंट जाएंगे तो इन तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा? 0 होगा। तो 0 करंट आपका न्यूट्रल वायर से फ्लो करने वाला है। नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द न्यूट्रल वायर। अगर मैं देखूं कि बेटा फेज इंपीडेंस के क्रॉस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जो भी एसी वोल्टेज आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? Vm। दिख रहा होगा, हेलो। फेज इंपीडेंस के क्रॉस मैक्सिमम कितना वोल्टेज अपीयर होगा? Vm। हर एक फेज इंपीडेंस के क्रॉस आपका Vm, एसी वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू Vm/√2। तो कैलकुलेशन करते हैं, फिगर आपने बना लिया। बुक में केवल इतना फिगर दिया होता है, इतना फिगर दिया होता है। मैंने आपको ये थोड़ा सा दिखा दिया जिससे कि आप लोग कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर पाए। मैक्सिमम वोल्टेज आपका जो है फेज के क्रॉस पहुंचेगा, किसी भी फेज के क्रॉस पहुंचेगा Vm। चलो कैलकुलेट करना चालू करें। हो गया? हो गया? चलो लिख रहा हूं। नाउ दिस इज टोटल पावर पर फेज एनालिसिस करेंगे। टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय 3 फेज बैलेंस लोड is nothing but the P watt per phase। तो पर फेज आपकी पावर होगी, सो दैट per phase power consumed by the load
इज इक्वल टू P/3 वॉट। ठीक है, पर फेज इतनी पावर कंज्यूम होगी। द मैक्सिमम वोल्टेज between conductor and earth, that is कंडक्टर अर्थ के बीच का जो पोटेंशियल होगा फेज वोल्टेज, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज इज Vm वोल्ट। तो आरएमएस वैल्यू कितनी होगी? एसी के केस में आरएमएस वैल्यू लेते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ द फेज वोल्टेज Vm by √2। Vm by √2। चलिए पर फेज पावर कैलकुलेट करते हैं। पर फेज पावर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं P/3। वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू Vm by √2। 8वां सप्लाई सिस्टम है। मैं मानो कितना करंट फ्लो कर रहा है, हर एक फेज में I8 करंट फ्लो कर रहा है। पावर फैक्टर कितना है? पर फेज पावर फैक्टर इज cos5। तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, I8 दिस इज इक्वल टू √2 P डिवाइडेड बाई 3Vm cos5। न्यूट्रल की वजह से एक्स्ट्रा मटेरियल लग जाएगा और कुछ नहीं, लेकिन यहां से आप ज्यादा टाइप के लोड को फेड कर सकते हैं सप्लाई सिस्टम में, सिंगल फेज लोड को भी फेड कर पाएंगे। ठीक है, चलो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। टोटल लॉस निकालते हैं। टोटल लॉस मेरा 3 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम में कितना हो रहा है? टोटल लॉस हर सप्लाई सिस्टम में सेम है, W से प्रिंट कर रहा है। करंट कितने वायर में फ्लो कर रहा है बेटा? हेलो, R फेज में करंट फ्लो कर रहा है, Y फेज में करंट और B फेज में, तो यही लॉस होगा, न्यूट्रल में कोई भी लॉस नहीं होगा। तो दैट इज टोटल जो लॉस होगा दिस इज इक्वल टू 3 I8 स्क्वायर इंटू R8। I की वैल्यू रख देते हैं, टोटल लॉस W √2 P डिवाइडेड बाई 3Vm cos5 का होल स्क्वायर इंटू R8। यहां से टोटल लॉस जब निकालेंगे 3 इंटू दिस इज 2 P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 Vm स्क्वायर cos स्क्वायर 5 इंटू R8। यहां से 3 से ये 3 कट जाएगा, दिस इज W इज इक्वल टू 2/3 इंटू P स्क्वायर इंटू R8 डिवाइडेड बाई Vm स्क्वायर cos स्क्वायर 5। चलो ये टोटल लॉस हो गया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, तो रेजिस्टेंस की जगह रो एल बाई ए लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू 2/3 इंटू P स्क्वायर Vm स्क्वायर cos स्क्वायर 5 रो एल बाई A8, रो एल बाई A8। यहां से आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा 2/3 P स्क्वायर रो एल डिवाइडेड बाई Vm स्क्वायर W cos स्क्वायर 5। of the conductor is used in 3 phase 4 wire supply system।
तो वॉल्यूम कितना यूज करेंगे? टोटल वॉल्यूम of the conductor material is used in the three-phase four-wire star-connected supply system. This is nothing but equal to टोटल वैल्यू फेज में आर फेज के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया में लेंथ आर फेज में यूज होगा ए 8 इंटू एल, वाई फेज में होगा बी फेज, न्यूट्रल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा आधा होगा इंटू लेंथ. तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू आर फेज में कितना मटेरियल यूज करेंगे ए 8 इंटू एल, इतना वॉल्यूम. एक मिनट, now this is a8 into l plus a8 into l plus न्यूट्रल में हो जाएगा this is the cross sectional area, area into length is nothing but the value. So this is equal to total volume of the conductor of 3.5 a8 into l. ठीक है. now this is अभी आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला है 2/3 into p square rho l divided by vm square w cos square phi into l. तुम लोग अपने कैमरा क्यों बंद किए हो? चलो कोई बात नहीं, मैं भी अपना कैमरा बंद कर देता हूँ, इसी तरह पढ़ते, नो प्रॉब्लम. ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से जो है इसी तरह पढ़ें. जब तुम लोग को कोई फिक्र नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आराम से कैमरा बंद कर लेता हूँ. अरे यार कोई भी बंदा कैमरा नहीं खोले जो है, हद की हो तुम लोग. नाउ दिस इज इक्वल टू 2 से आप गुणा कर दीजिए, यहां पर 2 से जब गुणा कर देंगे तो 7 आ जाएगा बेटा. ये 7/3 इंटू पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वीएम स्क्वायर डब्ल्यू cos square phi. Now this is nothing but the total volume of the conductor material used in three-phase four-wire supply system. नीचे divide कर दिए. Now this number is nothing but the K. This number is nothing but the K. ये आपका K है. तो now this is nothing but equal to आ जाएगा 7/3 गुणे 1/4 4 p square rho l square divided by vm square into w into 1 upon cos square phi. और नाउ दिस इज नथिंग बट आप इसको k लिख सकते हैं. दिस इज k. द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर थ्री फेज 4 वायर स्टार कनेक्टेड सप्लाई सिस्टम में जो टोटल हमारा वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर लगेगा 7/21 k into cos square phi. This is the total volume
of the conductor material is used in the three-phase 4-wire star connected supply system. बारह होगा, कहां पर 12? अच्छा, 4 कहीं 12 होगा, ठीक है, 21 में लिख दिया, 12 होगा। दिस इज 12, 7/12। तो थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में नोट करके लिख लीजिए कितना कितना वैल्यूम लग रहा है। इसमें 7/12 लग रहा है, और इससे ऊपर वाले में आपका कितना लगा था? 3 फेज 3 वायर में, दैट इज नथिंग बट द 1/2 K डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 5। तो नोट करके लिखें। थ्री फेज स्टार कनेक्टेड AC सप्लाई सिस्टम, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड AC सप्लाई सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला है थ्री फेज 3 वायर स्टार कनेक्टेड AC सप्लाई सिस्टम। सप्लाई सिस्टम total of the conductor material is used, that is equal to 1/2 K divided by cos स्क्वायर 5, और 4 वायर में होगा 7/12। थ्री फेज 4 वायर स्टार कनेक्टेड AC सप्लाई सिस्टम, टोटल वॉल्यूम of conductor material is used, that is equal to 7/12 K divided by cos स्क्वायर 5। और जहां भी K की जरूरत पड़ेगी इन सारे फार्मूले में, वेयर K इज इक्वल टू 4 P स्क्वायर रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई VM स्क्वायर इंटू W। W आपका टोटल पावर लॉस है, VM क्या है? दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर एंड अर्थ। P is nothing but the total power transfer to the load। हेलो, P क्या है? टोटल पावर ट्रांसफर टू द लोड। रो रेजिस्टिविटी मटेरियल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन है, VM is nothing but the maximum voltage between the conductor and W is nothing but total power loss in the supply system। ये सारी की सारी चीजें दी है, तो K निकलेगा, K निकलेगा तो टोटल। अब हम बात करते हैं दैट इज नथिंग बट द
सिंगल दैट इज टू फेज एसी सप्लाई सिस्टम के बारे में। टू फेज एसी सप्लाई सिस्टम, टू फेज एसी सप्लाई सिस्टम में आप देखेंगे कि टू फेज एसी सप्लाई सिस्टम 3 वायर के साथ भी होता है, 4 वायर के साथ होता है। 3 वायर एसी सप्लाई सिस्टम में न्यूट्रल होगा। और बेटा हमेशा बात करेंगे जो टू फेज एसी सप्लाई सिस्टम होगा, टू फेज एसी सप्लाई सिस्टम जो भी आपके पास होने वाला है, उसमें बैलेंस लोड लगाने के बावजूद भी आपका न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो करता है। और जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फिर आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया का प्रोपोर्शनल होता है। जितना बेटा आपके जो है कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, उसी रेशियो का क्रॉस सेक्शनल एरिया आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जरा, दैट इज टू फेज एसी सप्लाई सिस्टम के बारे में। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। टू फेज एसी सप्लाई सिस्टम, टू फेज एसी सप्लाई सिस्टम में जो ईएमएफ इंड्यूस होते हैं, दो वाइंडिंग होंगी, दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री के 90 डिग्री पे क्या होंगी, रखी होंगी। उनके बीच में जो फेज में ईएमएफ के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो 90 डिग्री का होगा हमेशा। टू फेज सप्लाई सिस्टम में दो वाइंडिंग होती हैं और दोनों वाइंडिंग के बीच में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उनके बीच में 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में जो ईएमएफ इंड्यूस होते हैं वाइंडिंग में, उनके बीच कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, 1 डिग्री पे डिस्प्लेस होती है, 120 120 120। उसी तरह आपका टू फेज सप्लाई सिस्टम में आपकी जो वाइंडिंग होगी जहां पर ईएमएफ एसी वोल्टेज इंड्यूस होगा, उनके बीच कितने का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, 90 डिग्री का। तो वो दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट में होती है। ठीक है, चलिए मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं, दिस इज इन टू फेज, इन टू फेज, इस तरह लिख देते हैं, टू फेज। इन टू फेज AC supply system, in two phase AC supply system, the phase difference between the phases, the phase difference between the phases, फेजों के बीच में दो ही फेज होंगे, ठीक है, और दोनों फेज के बीच में कितना फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, फेज डिफरेंस बिटवीन द फेजेज आर 90 डिग्री, एक दूसरे में 90 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट में होंगे। अगर एक में आपका Vm साइन ओमेगा टी वोल्टेज इंड्यूस होगा तो दूसरे फेज पे Vm साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री का ईएमएफ इंड्यूस होगा। या फिर इसको और करके लिख सकते हैं, अगर फेज के बीच में 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है तो वो दोनों फेज एक दूसरे से कितने, इनटू फेज, इनटू फेज AC supply system, supply system windings are 90 degree phase displacement, winding are placed 90 degree, winding are 90 degree phase displacement, windings are 90 degree phase displacement with each other, with each other। ठीक है, वाइंडिंग एक दूसरे से
90 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट पे होती हैं। चल अब हम बात करते हैं दैट इज टू फेज एसी सप्लाई सिस्टम जिसमें 3 वायर है। 3 वायर में 2 वायर आपके फेज के होंगे और 1 वायर न्यूट्रल होगा। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, टू फेज 3 वायर एसी सप्लाई सिस्टम। चलो आपके पास 2 फेज है, मतलब 2 वाइंडिंग होगी, वो दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री के दैट इज 2 फेज होंगे और 2 फेज मतलब 2 वाइंडिंग होगी हर फेज, और ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट पे रखी होंगी। ठीक है, तो चलो मैं बता रहा हूँ, दिस इज द पहली फेज की वाइंडिंग दिखा रहा हूँ जिसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। जनरेटर की 2 वाइंडिंग है, 2 फेज एसी सप्लाई हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट वाइंडिंग एंड दिस इज द सेकंड वाइंडिंग, और ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट पे रखी है। एक अगर हॉरिजॉन्टल वाइंडिंग अरेंज होगी तो दूसरी वर्टिकली वाइंड अरेंज करते हैं। इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ दिस इज, अब 2 आपके पास वायर हो गए, यहां पर देखिए ये 2 वायर है, तीसरा वायर न्यूट्रल वायर होगा। चलो ये दिस इज द न्यूट्रल वायर। दिस इज द न्यूट्रल वायर, दिस इज द न्यूट्रल। मिड पॉइंट से निकाला जाता है तो 45 डिग्री के एंगल पे हमने न्यूट्रल वायर को भी निकाल दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलो अब मैं लोड लगा रहा हूँ। ठीक है, चलो अच्छा ये बताओ, न्यूट्रल को हम लोग जनरली किससे कनेक्ट करते हैं, ग्राउंड पोटेंशियल पे मानते हैं। नाउ दिस इज द ग्राउंड पोटेंशियल। कंडक्टर और अर्थ के बीच में मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, दिस इज वीएम। कंडक्टर और अर्थ के बीच में मैक्सिमम वोल्टेज है वीएम। ध्यान से देखें, तो इस वाइंडिंग के ये जो एसी वोल्टेज है ये इसी, और इस वाइंडिंग की वजह से, ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग का फेज है, ये न्यूट्रल है, इसकी वजह से आप देखेंगे इस वाइंडिंग के क्रॉस जो एसी वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू वीएम है। तो अगर एक एसी वोल्टेज आपको चाहिए जिसकी मैक्सिमम वैल्यू वीएम है तो इक्वेशन क्या होगी, वीएम साइन ओमेगा टी। क्योंकि 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट है तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इससे 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहली वाइंडिंग के क्रॉस जो ईएमएफ की इक्वेशन होगी दैट इज नथिंग बट इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी मान लेता हूं, और इसको मैं मान लेता हूं दिस इज वीएम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। सिंगल फेज टू फेज सिंगल दैट इज टू फेज सप्लाई सिस्टम में वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट होती है, तो ईएमएफ के बीच में भी 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अच्छा आप इसको प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, देखिए ये एंगल 90 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, ये जो वाइंडिंग है वो इससे 90 डिग्री का एंटी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज लीडिंग, लीडिंग का मतलब प्लस लिख सकते हैं, दिस इज द प्लस, इसको प्लस लिख दीजिएगा। अगर मैं इसको वीएम साइन ओमेगा टी लिखता तो इसको लिखता वीएम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, क्लॉकवाइज है ना तो लैगिंग एंगल हो जाता। ठीक है, चलिए लोड लगा रहे हैं, कैसा लोड लगाएंगे, बैलेंस लोड लगाएंगे। बैलेंस लोड का मतलब यहाँ पर सिंगल फेज लोड को भी फेड कर सकते हैं और आप जो है टू फेज लोड को भी क्या कर सकते हैं, फेड कर सकते हैं। तो सिंगल सिंगल फेज के बैलेंस लोड लगा देते हैं। टू फेज सप्लाई सिस्टम, टू फेज 3 वायर एसी सप्लाई सिस्टम में बैलेंस लोड लगाने के बावजूद भी लोड आपने जब समझा कि लोड बैलेंस है,
टू फेज 3 वायर एसी सप्लाई सिस्टम में बैलेंस लोड लगाने के बाद भी न्यूट्रल से करंट फ्लो करेगा। अगर न्यूट्रल से करंट फ्लो करेगा तो इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कंपेयर करेंगे इन दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट को कंपेयर कर, जितना इनमें करंट में रेशियो होगा उतना इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में भी रेशियो होगा। चलो बैलेंस लोड लगा रहे हैं। अब वैसे बुक में तो इतना ही फिगर बना रहता है, आपको समझाने के लिए मैं बैलेंस लोड लगा रहा हूँ। एजम्पशन क्योंकि माने चले थे कि हर एक सप्लाई सिस्टम में आप बैलेंस लोड लगाएंगे। समझने की कोशिश करिएगा। नाउ दिस इज द न्यूट्रल, ये आपके बैलेंस लोड है, मतलब दोनों इंपीडेंस की वैल्यू बराबर। सिंगल सिंगल फेज के दो लोड लगा दिए हैं। दिस इज द बैलेंस लोड, दिस इज द बैलेंस लोड। अगर बैलेंस लोड है तो जरा मुझे बताइए, अगर मैं पावर फैक्टर 1 मान के चलूं, हेलो पावर फैक्टर अगर मैं 1 मान, लोड का पावर फैक्टर मान लेते हैं 1, एज्यूम कर लेते हैं, वैसे लोड का पावर फैक्टर कॉस है, लेकिन आपको समझाने के लिए न्यूट्रल करंट की वैल्यू निकालने के लिए लोड पावर फैक्टर, बैलेंस लोड है ना, तो पावर फैक्टर cos फाई पावर फैक्टर सेम होगा, इंपीडेंस सेम होगा। ठीक है, चलो करंट में बात करते हैं, न्यूट्रल से कितना करंट होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताइए, इसको जेड मान लेते हैं, इसको भी जेड मान लेते हैं, फिर रजिस्टिव लोड मान लो, पावर फैक्टर 1 मान। ये बताओ इस लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा। वीएम एंगल 9 कितना होगा बेटा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रजिस्टेंस। करंट जो होगा, अच्छा रजिस्टिव लोड है, अगर मैं रजिस्टिव लोड मानूंगा तो करंट भी सेम फेज में होगा, तो वीएम एंगल 90 डिग्री, तो करंट भी कितना आ जाएगा, करंट भी कितना आ जाएगा, आई एम एंगल 90 डिग्री। और ये बेटा ये वीएम एंगल 0 डिग्री, रजिस्टिव लोड मान के चल रहे हैं, रजिस्टिव लोड तो करंट कितना हो जाएगा, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे, आई 9 एंगल 90 डिग्री। हेलो, दोनों के बीच में करंट में भी 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूं। चलो आपको समझाने के लिए कि आपका न्यूट्रल करंट कितना होगा। न्यूट्रल करंट इज नथिंग बट, मैं लिख देता हूं, न्यूट्रल करंट मुझे देखना है। टू फेज 3 वायर एसी सप्लाई सिस्टम में बैलेंस लोड लगाने के बावजूद भी आपका न्यूट्रल करंट में, न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो करता है। कितना करंट फ्लो करेगा उसको हम निकालेंगे, भी मैग्नीट्यूड वाइज निकालेंगे। ठीक है, चलो यहां पर वोल्टेज कितना आएगा, यहां पर वोल्टेज होगा, फेजर फॉर्मूले, किसी भी एसी क्वांटिटी को आप फेजर फॉर्मूले लिख सकते हैं, वीएम एंगल 90 डिग्री, यहां पर वीएम एंगल 0 डिग्री। ठीक है, नाउ दिस इज, चलो मैं पावर फैक्टर 1 मानू, मतलब रजिस्टिव लोड मान रहा हूं। अच्छा बैलेंस लोड है तो दोनों के रजिस्टर बराबर होंगे, दोनों के रजिस्टर बराबर होंगे, तो यहां पर जो करंट होगा वो होगा वीएम एंगल 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर। वीएम बाई आर को हम करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, तो आई एम एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और यहां पर देखो वीएम एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड, वीएम बाई आर को मैक्सिमम वैल्यू आई एम एंगल 0 डिग्री, सेम फेज में होगा। अगर मैं रजिस्टिव लोड मानूं आपको बताने के लिए, वैसे तो पावर फैक्टर cos फाई है, तो आपका फाई का डिफरेंस होगा, लेकिन आप देखेंगे अगर फाई का डिफरेंस यहाँ होगा, फाई का डिफरेंस यहाँ होगा, तो भी दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो समझाने के लिए मैं रजिस्टिव लोड मान लेता हूं, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा होगा आई 9 एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर जो है इस लोड से जो करंट फ्लो करेगा दैट इज आई 9 एंगल 0 डिग्री। मैंने केवल इतना आप लोगों को बताने की कोशिश की, दोनों करंट के बीच में भी 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, 90 डिग्री। अगर आप इसको रजिस्टिव लोड मान के चलेंगे तो रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज सेम होते हैं, तो वीएम एंगल 90 डिग्री, तो करंट भी कितना होगा, आई एम एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पर आई एम एंगल 0 डिग्री। ठीक है, नॉर्मल सप्लाई सिस्टम इसलिए आई 9, बैलेंस लोड इसलिए करंट का मैग्नीट्यूड तो सेम लिएगा बेटा करंट, लेकिन दोनों के बीच में कितना फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, क्या इसमें किसी को शक है, क्या इसमें किसी को शक है, करंट एक दूसरे से क्या होंगे 120 दैट इज 90 डिग्री में। वहां पर आप देख 3 फेज सप्लाई सिस्टम में जो करंट है, करंट के बीच में वोल्टेज के बीच में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट था,
वोल्टेज के बीच में 120 डिग्री, तो करंट के बीच में भी 120 का डिफरेंस है। जब इन तीनों का मैं फेजर एडिशन करता था तो तीनों का फेजर एडिशन जीरो आ जाता था, तो न्यूट्रल का करंट जीरो हो जाता था। लेकिन टू फेज सप्लाई सिस्टम में आपका वोल्टेज के बीच में आपका 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, तो करंट के बीच में भी 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। करंट जब मैं इसको, अब ये दोनों करंट आपके न्यूट्रल वैसे फ्लो करेंगे, लेकिन ये बेटा फेजर समेशन जीरो थोड़ा होगा, जीरो नहीं होगा। अगर 120 डिग्री है तो समेशन जीरो हो जाता है थ्री फेज सिस्टम में, लेकिन टू फेज में जीरो। तो न्यूट्रल करंट कितना होगा, यहां पर मैं केसी लगाऊंगा तो दिस करंट इज, किसी भी नोड में आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के बराबर। तो न्यूट्रल से कितना करंट फ्लो करेगा, I9 एंगल 0 डिग्री प्लस I9 एंगल 90 डिग्री। जरा देखते हैं क्या ये करंट आपका जीरो होता है, न्यूट्रल करंट। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, न्यूट्रल करंट इन I9 एंगल 90 डिग्री। अच्छा ये बताओ, इन दोनों कंडक्टर से तो सेम करंट फ्लो कर रहा I9, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस तो सेम होगा R9 और R9। न्यूट्रल का करंट देखना चाहते हैं, न्यूट्रल का करंट के हिसाब से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा। चलो निकालते हैं। दिस इज न्यूट्रल करंट, ये हो जाएगा I9 cos 0 डिग्री प्लस j I9 sin 0 डिग्री। I9 cos 90 डिग्री प्लस j I9 sin 90 डिग्री। sin 0 डिग्री जीरो होगा, cos 90 डिग्री जीरो होगा। Now this is nothing but equal to, neutral current is nothing but equal to I9 प्लस j I9। यहां से आप I9 कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस j, ठीक है, दिस इज 1 प्लस j। चलो इसको हम जो है कॉस के फॉर्म पे लिखने जा रहे हैं नाउ, और √2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया, और √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू I9 इंटू √2, और इस √2 को मैंने दोनों में डिवाइड कर दिया, दिस इज 1/√2 प्लस j 1/√2। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ दिस इज I9 और √2, दिस इज cos 45 डिग्री प्लस j sin 45 डिग्री। अच्छा ये क्या लिखा है, R cos थीटा प्लस j R थीटा, तो दिस इज I9 और √2 cos 45 डिग्री प्लस j I9 √2 sin 45 डिग्री। ये लिखा है बेटा R cos थीटा प्लस j R sin थीटा, इसको लिख सकते हैं R एंगल थीटा डिग्री। तो नाउ दिस इज नथिंग बट न्यूट्रल करंट हो जाएगा I9 और √2 45 डिग्री, दिस इज कितना एंगल 45 डिग्री, दिस इज द न्यूट्रल करंट। न्यूट्रल करंट चेक कर लीजिए, जीरो नहीं। न्यूट्रल करंट का मैग्नीट्यूड देखिए जरा कितना है, न्यूट्रल करंट का जो मैग्नीट्यूड है I9 √2। टू फेज 3 वायर AC सप्लाई सिस्टम में बैलेंस लोड लगाने के बावजूद भी न्यूट्रल करंट जीरो नहीं होता, न्यूट्रल से करंट फ्लो करता है, जो कि फेज के करंट का √2 टाइम्स है। हेलो, फेज के करंट का √2, फेज से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है न्यूट्रल में। फेज में I9 करंट फ्लो कर रहा है। मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं, मैग्नीट्यूड चेक कर लो, यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं चेक भी करवा देता हूं। न्यूट्रल करंट इज लाइक दिस, छोटा कर दिया लो। न्यूट्रल से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपके फेज करंट के मैग्नीट्यूड का √2 टाइम्स है। ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो इसका एरिया ज्यादा होगा।
अभी तक न्यूट्रल से कोई करंट नहीं फ्लो करता था, इसलिए हम जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा फेज के क्रॉस सेक्शनल का आधा ले लेते थे, लेकिन इस बार करंट फ्लो कर रहा है और वो भी फेज से ज्यादा करंट है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा बेटा? फेज के करंट का ये कितना करंट है? √2 टाइम्स, तो बेटा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके जो न्यूट्रल का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा फेज के क्रॉस सेक्शनल एरिया का √2 टाइम्स ज्यादा होगा, और √2 टाइम्स ज्यादा होगा। मैं इस चीज को बता भी देता हूं, ध्यान से देखिए। तो अगर मैं इस सप्लाई सिस्टम को आपको दिखाना चाहूं तो थोड़ा मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूं। हो गया? चलिए देखिए, अब इस सप्लाई सिस्टम को मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको दिखा देता हूं। केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दिस इज पहले फेज की वाइंडिंग है, ये दूसरे फेज की वाइंडिंग है। नाउ दिस इज द न्यूट्रल वायर, जो कि ग्राउंड पोटेंशियल पे, ठीक है। चलो, दिस इज Vm sin omega t, दिस इज Vm sin omega t plus 90 डिग्री। नाउ ये न्यूट्रल है। नाउ इसके क्रॉस जो आपके पास साइनोसोडल वोल्टेज होगा दैट इज Vm sin omega t, जिसकी वजह से इन दोनों कंडक्टर के क्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर होगा वो कितना होगा? Vm। कितना होगा? Vm। दिस इज आल्सो Vm, ठीक है। चलो, लोड लगा दिया, बैलेंस लोड लगाया है, दिस इज द बैलेंस लोड। और ये बैलेंस टोटल कितनी पावर कंज्यूम करा? P वॉट। दोनों फेज में आधा आधा पावर, तो अगर मैं एक फेज की बात करूं टोटल P कंज्यूम कर रहे हैं तो दैट इज आधा आधा पावर कंज्यूम करेंगे, बैलेंस है बराबर बराबर पावर कंज्यूम करेंगे। ये भी P वॉट पावर P/2 पार्ट में बराबर बराबर करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इंपीडेंस सेम है, वोल्टेज सेम है, तो करंट भी दोनों ही फेज में बराबर बराबर करंट फ्लो करेगा। मान लेते हैं नौवां सप्लाई सिस्टम है, I9 करंट फ्लो किया, तो न्यूट्रल में कितना करंट फ्लो करेगा? जो न्यूट्रल करंट होगा दैट इज नथिंग बट द, वो आपके फेज करंट का √2 टाइम्स होगा। दिस इज लाइक दिस, ये क्लियर होना चाहिए। टू वायर टू वायर या फिर टू फेज 3 वायर एसी सप्लाई सिस्टम में न्यूट्रल से जो करंट फ्लो करता है वो फेज का कितना होता है बेटा? √2 टाइम्स होता है। अगर फेज में I9 करंट फ्लो करता है, इसमें I9/√2, I9 into √2 करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा।
क्रॉस सेक्शनल एरिया बात कर लेते हैं। आप देखें करंट, हेलो, करंट जो होता है कंडक्टर में, जो करंट होता है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। करंट इज, मुझे बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया देखना है कि इसका और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या अंतर होगा। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आप रख सकते हैं रो एल बाई ए। तो ए ऊपर चला जाएगा, प्रोपोर्शनल टू ए डिवाइडेड बाई रो एल। अगर मेरी रेजिस्टिविटी और एल कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं आई इज प्रोपोर्शनल टू ए। जिस कंडक्टर में, हेलो, जिस कंडक्टर में ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा। इसमें I9 करंट फ्लो करेगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल A9 होगा। इसमें A9√2 करंट फ्लो करेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उतने ही टाइम्स बढ़ेगा। हेलो, प्रोपोर्शनल है। अगर मैंने करंट को √2 टाइम्स बढ़ा दिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी √2 इज इक्वल टू A1 बाई A2। यहां पर कितना करंट है, हेलो ध्यान से देखो, I1 की जगह I9 रख दो, न्यूट्रल में कितना है, I9√2 कर दो, क्रॉस सेक्शनल एरिया A9 है, ये कितना है, ये वाला निकालना है, न्यूट्रल वाले का निकालना है। तो ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, A9 इंटू √2। हेलो, जो आपका करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल, जिसमें करंट ज्यादा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा। और बेटा जितने टाइम्स ज्यादा होगा उतने टाइम्स, तो अगर इसमें I9 करंट फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं A9 मानूंगा और इसमें बेटा उससे √2 टाइम ज्यादा है, तो इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A9√2 होगा। ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? कोई शक हो तो बताओ, शक है क्या है? ठीक है, चलो बस इतना ही समझाना था, बाकी अब जो है सारी चीजें सेम निकाल सकते हैं। पर फेज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। किसी भी फेज के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज Vm है, जो एसी वोल्टेज की मैक्सिमम Vm है, तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, करंट निकाल लेंगे। चलो अब तो सारी चीजें बिल्कुल पीछे ऐसी, ये समझाना था, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर करंट जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, किसी भी कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया। लिख रहा हूं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ voltage between conductor and earth, that is equal to Vm वोल्ट। ये मैक्सिमम वैल्यू है एसी की। आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ द लोड टर्मिनल। अच्छा, कंडक्टर और अर्थ के बीच मैक्सिमम वोल्टेज है और यही वोल्टेज आपका जो है लोड के टर्मिनल के क्रॉस, यहां लिख देता हूं मैं, सो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ लोड टर्मिनल, दिस इज Vm वोल्ट। तो आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी, Vm बाई √2 वोल्ट। पावर फैक्टर मालूम है, पर फेज कितनी पावर ट्रांसफर है, P/2। हर एक फेज में जो लोड है वो कितनी पावर कंज्यूम करा, P/2। कितनी, P/2। वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू Vm/√2। करंट कितना है, I9 इंटू कॉस फाइव। यहां से करंट निकाल सकते हैं। नॉर्मल सप्लाई सिस्टम में फेज में कितना करंट फ्लो करेगा, I9, ये कट जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई √2 Vm cos फाइव। लॉस देखेंगे टोटल कितना लॉस होगा इस सप्लाई से, टोटल लॉस। इस बार बेटा न्यूट्रल से करंट फ्लो करा तो न्यूट्रल में भी लॉस होगा।
टोटल लॉस है W। ये बताओ फेज में कितना करंट है, I9 स्क्वायर इंटू R9। यहां पर करंट है, इसका रेजिस्टेंस तो जिस रेट से, हेलो, जिस रेट से करंट बढ़ेगा उस रेट से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। हेलो, यहां आपका बेटा जो करंट है वो √2 टाइम्स ज्यादा है इससे, तो इसका रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस इनवर्सली पर। जहां जिस कंडक्टर का करंट ज्यादा रेजिस्टेंस कम। इसमें बेटा इसका रेजिस्टेंस मैंने R9 माना है, इसमें करंट कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका करंट ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। कितना ज्यादा करंट है, √2 टाइम्स, तो इसका रेजिस्टेंस कितना कम होगा, √2 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हैं। हेलो, यहाँ का रेजिस्टेंस आपने R9 मान लिया, यहाँ का करंट मालूम है, यहाँ का रेजिस्टेंस निकालना है। ये रिलेशन है, करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, √2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो पावर लॉस निकाल रहे हैं। हेलो, पहले फेज में कितना पावर लॉस होगा, करंट है I9, करंट है I9 स्क्वायर इंटू R9। दूसरे फेज में कितना करंट है, I9 स्क्वायर इंटू R9। और बेटा न्यूट्रल से कितना करंट फ्लो करा, IN स्क्वायर, और न्यूट्रल का रेजिस्टेंस, न्यूट्रल का रेजिस्टेंस। ठीक है, न्यूट्रल का रेजिस्टेंस अभी निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलो, दिस इज I9 स्क्वायर इंटू R9, I9 स्क्वायर इंटू R9। न्यूट्रल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपके फेज के करंट का कितना है बेटा, √2 टाइम्स है। न्यूट्रल का करंट मैंने लिख दिया, और जो न्यूट्रल का रेजिस्टेंस होगा वो फेज के करंट का कितने टाइम्स कम होगा, √2 टाइम्स कम होगा, क्योंकि उसमें करंट ज्यादा। करंट तभी ज्यादा होगा जब रेजिस्टेंस कम होगा। न्यूट्रल से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, कितना ज्यादा, और √2 टाइम्स, तो इसका रेजिस्टेंस √2 टाइम्स कम हुआ होगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ तो बताओ। यहां पर ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है, आगे चलें। चलो चलो, वो टोटल लॉस निकाल रहे हैं, टोटल लॉस हो जाएगा, यहां से आ जाएगा बेटा 2I9 स्क्वायर इंटू R9, और यहां से हो जाएगा बेटा I9 स्क्वायर इंटू 2, ब्रैकेट में R9 डिवाइडेड बाई √2। तो ये से कट जाएगा और √2 बचेगा। तो यहां से बेटा आप कॉमन ले सकते हैं, I9 स्क्वायर इंटू RA, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2 + 2 √2, 2 + √2 I9 स्क्वायर इंटू R9। चलो, I9 की वैल्यू आपकी पावर और वोल्टेज के टर्म में लिख देते हैं, ये निकाला है पावर और वोल्टेज के टर्म में। नाउ दिस इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई √2 VM cos phi का स्क्वायर इंटू R9। तो टोटल लॉस जो हो जाएगा, I9 की वैल्यू फिर से बता दें भैया, I9 की वैल्यू पर फेज, हेलो, पर फेज में कितनी पावर जो है आपके, हर फेज कितनी पावर कंज्यूम है, P/2। कितना वोल्टेज आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू VM है लोड के क्रॉस, तो RMS वैल्यू कितनी होगी, VM/√2। करंट IM है, cos phi है, तो I9 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे अनीता, नहीं निकाल पाएंगे। हेलो, आपका हर एक लोड के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज VM है, तो RMS वैल्यू चाहिए ना, VM/√2 हो जाएगी। करंट I9 है, पावर फैक्टर cos phi ले रखा है, हेलो यहाँ लिख रखा है देखो, पावर फैक्टर cos phi, लोड का पावर फैक्टर cos phi होगा। नाउ दिस इज टोटल पावर लॉस आएगा, दिस इज इक्वल टू 2 + √2 डिवाइडेड बाई 2 P स्क्वायर VM स्क्वायर cos स्क्वायर phi इंटू R। दिस इज द पावर लॉस इन 2 फेज 3 वायर AC सप्लाई सिस्टम। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेते हैं। W इज इक्वल टू 2 + √2 डिवाइडेड बाई 2 P स्क्वायर
Vm square cos square phi into rho L divided by A9। यहां से A9 आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 P square rho L divided by Vm square W cos square phi। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल एरिया आते ही आप वैल्यूम निकाल सकते हैं कितना टोटल वैल्यूम आपका खर्च हुआ। टोटल वॉल्यूम of the conductor material is used in the two-phase 3-wire AC supply system that is equal to, हेलो, क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा इसका है A9, लेंथ है L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A9 इंटू रूट 2 इंटू L, और इतना यहां पर कितना होगा A9 इंटू L। तो दिस इज इक्वल टू, पहले फेज में जो वैल्यूम लगेगा दैट इज A9 है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, दूसरे में A9 इंटू L, और न्यूट्रल में कितना वैल्यूम लगेगा, न्यूट्रल का क्रॉस सेक्शनल एरिया A9 इंटू रूट 2 इंटू व्हाट इज द लेंथ, एरिया इंटू L, दैट इज द वैल्यू। तो यहां से आ जाएगा 2A9 इंटू L प्लस और रूट 2 A9 इंटू L। तो यहां से A9 इंटू L कॉमन हो जाएगा, तो दिस इज 2 प्लस रूट 2 A9 इंटू L। A9 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, टोटल वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस रूट 2। A9 की वैल्यू रखने जा रहे हैं 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 P स्क्वायर रो L डिवाइडेड बाई Vm स्क्वायर W cos स्क्वायर phi इंटू L इंटू L। तो टोटल वैल्यूम जो आएगा 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, P स्क्वायर रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई Vm स्क्वायर W cos phi। और मैं जो है 4 से K के फॉर्म पे लिखने, 4 से गुणा कर दे तो 4 से डिवाइड कर, दिस नंबर इज नथिंग बट द K। चलो, दिस नंबर इज नथिंग बट द K। इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ए स्क्वायर की वजह से 4 आ जाएगा, बी स्क्वायर की वजह से 2 आ जाएगा, और बेटा 2A इंटू बी, तो दिस इज 4 रूट 2, तो 6 प्लस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 8 इंटू हो जाएगा 4 P स्क्वायर रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई Vm स्क्वायर W इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर phi। इसको मैंने ओपन कर लिया, आप ओपन करके देख लीजिएगा। 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 2 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू K कॉस स्क्वायर phi। अच्छा, रूट 2 की वैल्यू थी 1.414, और 2 से गुणा करके इसको ऐड कर लेंगे, और ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस नंबर बिकम्स इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट की जाएगी तो इसकी वैल्यू आपके पास आती है 1.457, 1.457, this is 1.457 K divided by cos square phi। This is the total volume
of the conductor material is used. Total volume of conductor material is used in two-phase 3-wire AC supply system. ठीक है, चलिए 4 वायर है, इसको कल कर लेंगे, कल ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल आपका इंडक्टेंस निकालना भी सीख, कल इवनिंग में क्लास लूंगा जो है, ठीक है, इवनिंग में 2 क्लास लूंगा, 3-3 घंटे की हो, ठीक है, छोटा कर देते हैं। कल पेपर है एनबीसीसी का, अच्छा कल पेपर है क्या आप लोगों का? ठीक है, जो है चलो फिर जो है कल की क्लास पोस्टपोन कर देंगे, जो है कल आप लोग पेपर दे लो, ठीक है, और अगर मैं मे बी फिर जो है क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि कल मैं लंबी क्लास लेने के मूड में था, जिससे कि इंडक्टेंस में काफी हद तक चले जाते हैं। इंडक्टेंस में शुरुआत में थोड़े से कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन होने के बाद एक जनरल फार्मूला ड्राइव कर देंगे, उसके बाद उस फार्मूले को रखते जाइए और अपने सोल्यूशंस को निकालते जाइए। चलो ठीक है, कल पेपर दे लो अगर पेपर है तुम लोगों का, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर के लिए, थैंक यू वेरी मच।